90 के दशक का बिहार, हर गली में डर, हर शहर में अपहरण और हर खबर में अपराध। राजनीति, अपराध और जातिवाद का ऐसा तांडव जिसे कहा गया जंगल राज। क्या वाकई में लालू यादव का शासन जंगल राज था? बिहार में करीब 1.5 दशक तक चले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल को क्यों बिहार के इतिहास में कानून व्यवस्था के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण दौर माना जाता है? आज इसी की कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। साल था 1990। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसके बाद शुरू होता है बिहार में अपराध का एक नया दौर। डॉक्टरों और व्यापारियों का अपहरण आम हो गया, पुलिस का डर खत्म और अपराधियों का बोलबाला। यूं कहें कि साल 1990 से 2005 तक बिहार देश की क्राइम कैपिटल बन चुका था। आपराधिक छवि वाले लोगों का राजनीति में दबदबा बढ़ने लगा। राजनीतिक दलों ने अपराधियों को टिकट देना शुरू किया, जिसके चलते कई माफिया सीधे विधानसभा पहुंचे। बिहार में एक तरफ राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा था, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के बड़े मामले भी सामने आ रहे थे। तभी साल 1996 में आया वो बहुचर्चित चारा घोटाला मामला, जिसमें पशुओं के चारे के नाम पर 900 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकाल लिए गए। इस घोटाले की चर्चा भारतीय राजनीति में आज 3 दशकों बाद भी होती है। इस मामले में न सिर्फ लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ, बल्कि अदालत से उन्हें सजा भी हुई। सामाजिक न्याय का नारा लेकर बनी जनता दल की सरकार से लोगों का भरोसा टूटने लगा था। सड़कों का बुरा हाल था, न बिजली थी, न उद्योग। जातिवादी राजनीति हावी थी। प्रशासन में एक विशेष जाति का असर साफ नजर आ रहा था। बिहार की राजनीति में परिवर्तन की नई लहर शुरू करने वाले गरीबों के मसीहा लालू यादव अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक कैसे बन गए थे? कहानी की शुरुआत होती है 1 दशक पहले। आपको याद दिलाना चाहता हूं सदन को कि सद्दाम हुसैन के पास, इराक के पास कोई खतरनाक हथियार नहीं थे। 80 का दौर आते आते कांग्रेस पार्टी का प्रभाव बिहार में कमजोर हो चुका था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा के चलते जगन्नाथ मिश्रा की सरकार अलोकप्रिय हो रही थी। उधर राष्ट्रीय स्तर पर बोफोर्स घोटाले में कांग्रेस की छवि को खासा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था। तभी भारत की सियासत में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने हिंदी पट्टी के यूपी, बिहार से लेकर केंद्र तक की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1988 में वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लहर खड़ी की और इससे निपटने के लिए जनता दल का निर्माण किया। अक्टूबर 1988 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित हुई। इस रैली में कई पार्टियां एक साथ विलय कर लेती हैं। जनता पार्टी, लोकदल, जनमोर्चा, कांग्रेस एस, साथ ही कई दलित नेता और सामाजिक न्याय के समर्थक संगठनों ने मिलकर जनता दल का निर्माण किया। इस नए गठजोड़ का मकसद था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, कांग्रेस का विकल्प बनना और पिछड़ों, दलितों, किसानों की आवाज बनना। 90 का दशक आते आते मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग तेज हो गई थी। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? साल 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार जनता दल को बड़ी कामयाबी मिली। 1 साल पहले ही बने इस गठजोड़ ने 404 सीटों का असाधारण बहुमत हासिल करने वाली राजीव गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। कभी राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने। उधर बिहार में भी राजनीतिक परिस्थितियां जनता दल के पक्ष में जाने लगी थी। पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और वो सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। इस बदले माहौल में लालू यादव पिछड़े वर्ग के मजबूत नेता के रूप में उभरने लगे। लालू युवा, जमीनी और आक्रामक नेता के तौर पर लोकप्रिय हो रहे थे। जनवरी 1990 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता दल को 324 सीटों में से 122 सीटों पर जीत मिली।
यह आंकड़ा बहुमत के 163 सीटों के नंबर से कम था। मतलब चुनाव में जनता दल बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, मगर वो सरकार बनाने से अभी दूर थी। उधर चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें ही मिल पाई थी। वाम दलों और कुछ निर्दलियों के समर्थन से बिहार में जनता दल की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की जो सबसे बड़ी पंचायत है यूएनओ, वहाँ के लोग आए जांच करने। सुरक्षा परिषद भी आई, सुरक्षा परिषद आया, सब कुछ जांच किया, कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों पर चर्चा शुरू हुई और वो नाम थे रामसुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव। रामसुंदर दास न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री थे, बल्कि उन्हें साफ सुथरी छवि वाला नेता भी माना जाता था। जगन्नाथ मिश्रा के नाम पर चर्चा शुरू तो हुई, लेकिन उनका नाम पहले कांग्रेस में होना उनके खिलाफ गया और वो रेस से बाहर हो गए। वहीं लालू यादव पूर्व सांसद थे और अब तक पिछड़े वर्ग के लोकप्रिय नेता भी बन चुके थे। लालू यादव को तत्कालीन प्रधानमंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय नेता वीपी सिंह का समर्थन भी हासिल था। वीपी सिंह मंडल राजनीति को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो पिछड़ी जातियों का समर्थन जुटा सके। लालू यादव इसके लिए सबसे फिट माने गए। 25 मार्च 1990 को जनता दल के विधायकों की बैठक हुई। वीपी सिंह ने खुले तौर पर हस्तक्षेप तो नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे से लालू का साथ दिया। लालू के पक्ष में विधायकों के 59 वोट पड़े, जबकि रामसुंदर दास को 3 कम यानी 56 वोट मिले। महज 3 वोटों के अंतर से लालू मुख्यमंत्री बने और बिहार की सत्ता से कांग्रेस का कभी न खत्म होने वाला वनवास शुरू हुआ। सिर्फ 42 साल की उम्र में लालू यादव पहली बार बिहार जैसे बड़े हिंदी भाषी प्रदेश के सीएम बने थे, लेकिन वो राजनीति में नए नहीं थे। बिहार का ताज मिलने से पहले वो करीब 2 दशकों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में लालू यादव का जन्म यादव परिवार में हुआ। ये समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता था। एक सामान्य कृषक परिवार में जन्मे लालू कुल 6 भाइयों में से एक थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने पटना के बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया। लालू यादव कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी रुचि राजनीति में भी बढ़ने लगी थी। पहले पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कानून की पढ़ाई। साल 1970 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में लालू यादव पूसू यानी पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए और यहां से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1974 में कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में लालू यादव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिससे लालू की क्रांतिकारी छवि बनी। वो भरते हुए जननेता के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। आपातकाल के बाद हुए 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की लहर में लालू यादव सिर्फ 29 साल की आयु में छपरा लोकसभा सीट जीतकर सांसद बन गए। जनता के बीच उनकी जननायक की छवि बन रही थी, जिसका नतीजा था कि 2 दशकों के सियासी सफर के बाद वो बिहार की राजनीति में बड़े नेता बन चुके थे। आगे चलकर सामाजिक न्याय के पुरोधा बने लालू बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन जो लालू यादव बिहार की जनता के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए थे, उन्हीं लालू के शासन के कुछ ही सालों में बिहार अपराध के अंधेरे से घिरने लगा था। बिहार में व्यवसायियों, डॉक्टरों और छात्रों के अपहरण की घटनाएं आम हो गईं। फिरौती एक स्थायी आपराधिक उद्योग बन गया था। सरकार, पुलिस पर इसे रोकने में विफल रहने के आरोप लग रहे थे। गया के डॉक्टर, पटना के प्रोफेसर और अन्य कई बुद्धिजीवियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जा रहा था। भय का ऐसा माहौल था कि कई परिवार बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। बिहार की राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन का साम्राज्य था। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई मामलों में उसका नाम तो आया, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई न होने से शासन पर सवाल उठने लगे।
कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह कौन बजाएगा जब इंसानियत पर खतरा हो? इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। साल 1996 में भोजपुर के बथानी टोला में दलितों की बस्ती पर हमला हुआ। महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाकर तेज धार हथियारों से उन्हें काट दिया गया और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हत्याकांड में कुल 21 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हमले के पीछे रणवीर सेना का नाम आया। यह संगठन भूमिहार जमींदारों का नक्सलियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए बनाया गया एक संगठन था। इसका काम नक्सलियों और भूमिहीनों के आंदोलनों को कुचलना था। एक तरफ बछानी टोला हत्याकांड की चर्चा हर तरफ हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की निष्क्रियता पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था। बिहार की राजनीति का अपराधीकरण तो हो ही रहा था, साथ ही सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी होने लगी थी। तभी साल 1996 में 900 करोड़ के चारा घोटाले का खुलासा होता है। इसमें कुछ अधिकारियों, मंत्रियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल था। लालू यादव के लिए यह बड़ा झटका था। एक तरफ उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ जनता दल के भीतर भी उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले में नाम आने के बाद लालू यादव को सीएम पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन लालू अपनी ताकत और जनाधार के दम पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे और यहीं से जनता दल में फूट की शुरुआत हुई। जुलाई 1997 में लालू ने जनता दल से विद्रोह कर दिया। उसी साल 5 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई गई, जिसमें मंच से लालू ने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। लालू के साथ बड़ी संख्या में विधायक और सांसद आ गए। उन्होंने अपने गुट का नाम जनता दल लालू गुट रखा, जो बाद में राष्ट्रीय जनता दल बन गया। पार्टी के भीतर की लड़ाई तो लालू ने जीत ली थी, लेकिन उनकी मुसीबत अभी कम नहीं होनी थी। चारा घोटाले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही थी। वहाँ के लोग आए जांच करने, सुरक्षा परिषद भी आई, सुरक्षा परिषद आया, सब कुछ जांच किया, कुछ नहीं मिला। 25 जुलाई 1997 को सीबीआई ने लालू यादव को चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाया। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन वो सत्ता अपने हाथों में रखना चाहते थे। पार्टी नेताओं को लग रहा था कि लालू किसी वरिष्ठ नेता या मंत्री को सीएम का पद सौंपेंगे, लेकिन लालू के मन में कुछ और ही चल रहा था। 25 जुलाई 1997 को सबको चौंकाते हुए लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। राबड़ी देवी एक घरेलू महिला थी, उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। उस वक्त तक उन्होंने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था। बिहार में मुख्यमंत्री तो बदल गया, लेकिन वहां के हालात नहीं बदले। प्रदेश में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके थे। कानून का राज खत्म हो रहा था। सरकार और प्रशासन पर अपराधी हावी हो रहे थे। साल 1998 में आरजेडी के पूर्व विधायक शिवानंद राय की सियासी रंजिश में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1999 में भोजपुर में जातीय हिंसा की बड़ी घटना घटी। नक्सलियों ने सवर्णों को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। साल 2001 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हेड प्रोफेसर AK राय का दिन दहाड़े अपहरण कर दिया गया। किडनैपर्स ने फिरौती में बड़ी रकम की मांग की। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। साल 2000 के सिकरिया कांड में कई गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में निर्दोष ग्रामीणों की हत्याएं हुई। इस घटना में मानव अधिकार आयोग तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं में से ये कुछ चुनिंदा ऐसे मामले थे जिनसे न सिर्फ सरकार की किरकिरी हो रही थी, बल्कि बिहार धीरे धीरे क्राइम कैपिटल बनता जा रहा था। साल 2005 आते आते आरजेडी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। प्रदेश में जंगल राज की छवि, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले और लालू राबड़ी के शासन के 15 सालों की थकावट की पृष्ठभूमि में साल 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ।
एक तरफ तो आरजेडी पर राज्य में 15 सालों तक कुशासन करने के आरोप थे, तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने साफ सुथरी छवि वाले नीतीश कुमार को सीएम फेस के तौर पर पेश किया। नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगा। उन्हें अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। जो भी सामान हम खरीदेंगे, अमेरिका के इंस्पेक्टर आएंगे जांच करने, वो हमारा लेखा जोखा करेंगे हथियारों का और कहाँ से क्या किया हम लोग, वो भी सब हिसाब। चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 75 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 92 सीटों पर जीत हासिल हुई। एलजेपी को 29 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली। बहुमत से दूर रहने पर किसी की सरकार नहीं बनी और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव कराए गए, जिसमें एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन नीतीश कुमार आज भी बिहार के सीएम बने हुए हैं। चाहे आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों को ही नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना पड़ता है। बहुमत चाहे महागठबंधन को मिले या एनडीए को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि 1.5 दशक के जंगल राज के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में न सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि प्रदेश में विकास ने भी गति पकड़ी। यही वजह है कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू पड़ गया है। उधर आरजेडी आज भी जंगल राज के आरोपों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।